जय हिंद मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शरणा इसमें आपका स्वागत है। हिस्ट्री की इस क्लास में आपको हम लोग चर्चा करेंगे प्रस्तर युग आदिम मानव। इतिहास का शुरुआती चैप्टर है, ये पहला चैप्टर है। एनसीईआरटी का दूसरा या तीसरा होगा, क्योंकि शुरुआती चैप्टर में जैसे हिस्ट्री पर ज्योग्राफी का प्रभाव है, या ये है मतलब सोर्स कहाँ से हिस्ट्री हम लिखने के लिए कौन कौन से सोर्स कहाँ से लेते हैं। तीसरा चैप्टर है प्रस्तर युग आदिम मानव। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी, ये जो हिस्ट्री की शुरुआत अगर देखा जाए तो कहाँ से होगा। पृथ्वी कितने वर्ष पुरानी है? पृथ्वी हमारी 4 अरब वर्ष पुरानी है। कितनी पुरानी है? 4 अरब वर्ष। हमारी पृथ्वी 4 अरब वर्ष पुरानी है। और अगर इसके विभिन्न स्टेज को, कि पृथ्वी जैसे है ना, पहले बिग बैंग थ्योरी, तमाम सारी थ्योरी है कि ब्रह्मांड में एक विस्फोट हुआ, इसे सूर्य से मलबे निकल करके अलग अलग दिशाओं में छिटके अंतरिक्ष में, उसमें पृथ्वी बनी, और बुध बना, शुक्र बने, जुपिटर बना, तमाम सारे ग्रह बने, अभी बनने की प्रक्रिया में भी हैं। तो सारे ग्रह, एक सूर्य बना, तो उनके ये हमारा सोलर सिस्टम पूरा बना। और ये 4 अरब वर्ष पहले जो हमारी पृथ्वी अस्तित्व में आई, यहाँ आने के बाद भी इसमें स्टेबिलिटी नहीं थी, इसमें निरंतर परिवर्तन होते रहे। पहले आका गोला थी, फिर धीरे धीरे ठंडी हुई, फिर हिमांक बिंद तक जम गई, फिर उसके बाद जो है बारिश हुई, पेड़ उगे, डायनासोर हुए, फिर उसमें फिर परिवर्तन आया, उल्का पिंड गिरा, बादल छाए रहे सैकड़ों हजारों लाखों वर्ष तक। कई बार पृथ्वी से जीव की उत्पत्ति हुई, नाश हुआ। इस तरह से कुल इसकी 4 अवस्थाओं को अगर माना जाए, 4 अवस्थाएं हैं कुल। कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं। अगर इस तरह से किया जाए, डिवाइड इसको किया जाए, 4 अवस्थाएं। 4 अवस्थाओं में चौथी अवस्था क्वार्टरनरी कहलाती है। क्या कहलाती है? जो पृथ्वी के डेवलपमेंट के 4 स्टेज हैं, उनकी जो चौथी अवस्था क्या कहलाती है? क्वार्टरनरी। ठीक। और इसके 2 भाग हैं क्वार्टरनरी के। कौन कौन से 2 भाग हैं? प्लाइस्टोसीन और होलोसीन। प्लाइस्टोसीन को कहते हैं अद्यतन, अतिनूतन इसे कहते हैं। प्लाइस्टोसीन मतलब अतिनूतन, और ये है होलोसीन मतलब अद्यतन। ठीक। यानी प्लाइस्टोसीन, होलोसीन, क्वार्टरनरी अवस्था जो कहलाती है। और ये पहला जो है होलोसीन से, ये 10,10,000 वर्ष पहले हुआ था। प्लाइस्टोसीन का जो युग था, इससे 10,10,000 वर्ष पहले। समझ में आ गया होगा? यानी ये पूरा 10,10,000 वर्ष इसका बीत गया, तब ये होलोसीन शुरू हुआ, अद्यतन शुरू हुआ। जो हिमयुग आया, हिमयुग किसमें अधिकतर जो है प्लाइस्टोसीन युग में आया हिमयुग। और सचमुच का हाथी, सचमुच का घोड़ा, मानव, जो सचमुच के जीव आज हम धरती पर देखते हैं, वो इसी माना जाता है कि प्लाइस्टोसीन युग में ही अस्तित्व में आए, 10,10,000 वर्ष पहले। लेकिन इससे पहले के भी साक्ष्य मिलते हैं। जैसे अगर अफ्रीका की बात की जाए, तो वहाँ मानव अस्तित्व के साथ 26 लाख वर्ष पूर्व का। यहाँ 10,10,000 वर्ष प्लाइस्टोसीन है, वहाँ 26 लाख वर्ष पहले। कहाँ पे? अफ्रीका में 26 लाख वर्ष पहले की मानव के अस्तित्व के साक्ष्य मिलते हैं। अगर हम पहले पृथ्वी पर पहले मानव, अब देखिए हिमयुग में पूरा लगभग पूरा क्षेत्र जमा हुआ था हिम से, लेकिन जो इक्वेटर था, इक्वेटर के आसपास के क्षेत्र, हम जानते हैं कि अफ्रीका का आधा से ज़्यादा पोर्शन कहाँ? इक्वेटर में है। तो वो वहाँ पर बारिश खूब हो रही थी, घने जंगल थे और धूप भी होती थी ठीक ठाक। बाकी हिमयुग और जहाँ जमाव बिंदु तक टेम्परेचर रहता था, यहाँ की स्थिति कुछ ठीक थी। तो डेवलपमेंट भी यही हुआ मानव का। और वो इस मामले में अफ्रीका इसलिए अच्छा था, क्योंकि अफ्रीका में आज भी अगर आप देखें उस स्थितियों को, तो आज भी वहाँ पर क्लाइमेट जो है बारिश
गर्मी, धूप, अगर चारों ओर बर्फ ही बर्फ हो जाए तो वो क्षेत्र कितना सुकून देगा रहने के लिए कि आप सोच सकते हैं। क्योंकि चारों जब ठंडी होगी तो चारों ओर जमाव बिंदु रहेगा, तो वहाँ पर टेम्परेचर और थोड़ा नीचे होगा। बारिश अगर होती रहे, जंगल वंगल ऐसे रहे, तो कितनी अच्छी सुकून वाली स्थिति हो जाएगी। तो वहाँ पर मानव के अस्तित्व के 26 लाख वर्ष पूर्व के साक्ष्य मिलते हैं। ये हो गई तो हम मानव के शुरुआत की बात। अब मानव शुरू होने के बाद मानव ने जो अपने पत्थर के औजारों का इस्तेमाल, जैसे मानव को धातु तो पता नहीं थी, उसको शिकार करके खाना था। अब चूंकि जो मानव था पहले तो कप के रूप में था, पेड़ों पर रहता था, जंगल में रहता था, लेकिन बाद में जब वो ऐसे मैदानों के पास रहने लगा जहाँ पास में जंगल भी है, मैदान भी है, तो वहाँ पर धीरे धीरे वो दो पैर पर चलने के अनुकूलित हो गया और उसके दोनों हाथ फ्री हो गए। जब मानव के दोनों हाथ फ्री हो गए तो वो उन हाथों का उपयोग अन्य कामों के लिए कर सकता था, और इसी से दिमाग का धीरे धीरे जब वो सीधा चलने लगा तो दिमाग का विकास भी हुआ और हाथ उसके फ्री होने की वजह से वो तमाम सारे कार्य वो करने लगा। ऐसी अवस्था में उसने शिकार करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, और जो हार्ड चीज़ें थी जैसे पत्थर वहाँ उसको मिला, चूँकि ऐसे इलाके में वो रहता था शुरुआत में, चूँकि हिमाच्छादित क्षेत्र में वो रह नहीं सकता था क्योंकि कपड़े नहीं थे, उतना अनुकूलित नहीं था। तो ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर गुफाएं हों, पत्थर की राख, जो पत्थर हैं, मतलब नदी हो, नदी के ऊपर, नदी के ऊपरी सिरे पर पहाड़ जैसी संरचना हो, वहाँ पर गुफाएं हो, जंगल हो जहाँ शिकार भी उसे मिल जाए, तो ऐसी जगहों पर वो रहना उसे पसंद था। पसंद क्या, वो वहीं रह ही सकता था, क्योंकि घर के लिए प्रकृति पर निर्भर, खाने के लिए प्रकृति पर निर्भर शिकार करता था, और पानी पीने के लिए नदी पर निर्भर थे। तीनों स्थितियाँ कहाँ मिलती थी? इक्वेटर के आसपास, क्योंकि वहाँ जंगल, पहाड़ और गुफाएं सब थी। अधिकतर बारिश होती थी तो वहाँ पर उससे बच जाता था। भारत में वो स्थितियाँ कहाँ थीं? जैसे मध्य प्रदेश का क्षेत्र, भीमबेटका वाला जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र ऐसा है, मिर्ज़ापुर से लेते हुए जो विंध्य वाला क्षेत्र है, ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ बारिश तो कम होती है लेकिन पानी नदियों में उपलब्ध रहता है। जंगल भी है, जंगली क्षेत्र आज भी देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जंगल उसी भारत के मिड क्षेत्र में है, और इसके अलावा वहाँ रहने के लिए अनुकूलित स्थितियाँ हैं। पानी पी सकता था, गुफा में रह सकता था, तो यहाँ पर भी पाए गए हैं। लेकिन भारतीय संदर्भ को अगर देखा जाए तो यहाँ पर स्थितियाँ, जो बोरी की अगर सामग्री को छोड़ दिया जाए, बोरी में 10 लाख वर्ष पहले का साक्ष्य मिला है मानव के। महाराष्ट्र में जो बोरी नामक स्थान है, वहाँ से 10 लाख वर्ष पूर्व के मानव अस्तित्व का साक्ष्य मिला है। इसको अगर छोड़ दिया जाए तो 2.5 लाख वर्ष से पूर्व का साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि जितनी अनुकूल परिस्थितियाँ मानव के रहने के लिए वहाँ पर थीं अफ्रीका में, उतनी और कहीं पूरे विश्व में कहीं नहीं थी। इसलिए सबसे ज़्यादा मानव के उपयोग के लायक परिस्थितियों के कारण मानव वहीं डेवलप हुआ, और धीरे धीरे ऐसा माना जाता है कि वहाँ से ही चारों ओर उसका प्रसार हुआ। अब आते हैं, मानव ने अपने शिकार के लिए, जब शिकार चूँकि और चीज़ें थी नहीं उसके पास, तो उसने पत्थरों का इस्तेमाल करना शुरू किया, और पत्थरों के जो औजार उसने बनाए विभिन्न अपने स्टेज में, डेवलपमेंट के विभिन्न स्टेज में वो डेवलप होने लगा मानव के रूप में। तो उसी आधार पर हम इसके काल को बांटे हैं कि प्रस्तर युग को किस किस काल में बांटा जाए। जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, 3 कालों में बांटा गया है। किसमें? पूरा पाषाण काल, इसको मिटा देते हैं, जैसे पूरा पाषाण काल 3 कालों में बांटते हैं इसको। नंबर 1 पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, और तीसरा नवपाषाण काल। अगर प्रस्तर हम चूंकि पाषाण काल है, पाषाण काल इसे लिखा गया कि उस समय शिकार के लिए मनुष्य किसका यूज करता था? पत्थर का, तो नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल की जो स्थिति थी
इसको फिर हम 3 भागों में इसको मान सकते हैं कि 25 लाख वर्ष पूर्व से शुरू हुआ। ठीक, पूरा पाषाण काल 25 लाख वर्ष पूर्व से शुरू हुआ और लगभग, अब पूरा पाषाण काल को 3 भागों में फिर बांट सकते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल को 3 भागों में, देखिए पहले प्रस्तर युग को 3 भागों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक, इसके बाद पूरा पाषाण काल को फिर 3 भागों में बांटते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। इनको किस आधार पर बांटा गया? इनके पत्थर के औजारों के आधार पर, किस तरह के पत्थर के औजार यूज करते थे उस तरह के इनको किया गया कि किस, जैसे किसी क्षेत्र में निम्न पूरा पाषाण काल में पाए गए, चूँकि डेवलप हो रहा था ना, तो पहले उसके औजार पत्थर में ज़्यादा फेरबदल नहीं करते थे, थोड़े बहुत चेंज करके बना लेते थे। मध्य पूरा पाषाण काल में उसको तड़ाई फड़ाई और नुकीला बनाने की प्रक्रिया अच्छी हो गई और उच्च पूरा पाषाण काल में और अच्छी हो गई। तो और उन्नत हथियार उसके हो गए, पत्थर के ही थे लेकिन यह है कि और शार्पनेस आ गई उसमें और परिष्करण कर दिया गया। जैसे होता नहीं था कि पहले मोबाइल में क्या था, पहले पेजर आया, फिर ब्लैक एंड वाइट आई, फिर उसके बाद उसमें भी थोड़ा परिवर्तन हुआ, फिर उसके बाद एंड्रॉयड आया, एंड्रॉयड में आईफोन आ गया, पता नहीं कितने सारी चीज़ें पर जुड़ती जा रही हैं। ऐसे पत्थर के औजारों में था कि पहले सीधे साधा था, मतलब थोड़ा बहुत फेरबदल नुकीला, हल्का फुल्का नुकीला करके मार देते थे बड़े बड़े पत्थर, इसको छोटे पत्थर बनाए गए, फिर उसके बाद और बड़े पत्थर। मध्य पाषाण काल में भी स्थिति थी, थोड़ा सा और चेंज किया गया और नवपाषाण काल में आकर के थोड़ा सा और चेंज हुआ। पूरा पाषाण काल में, जो निम्न पूरा पाषाण काल का समय था, इस समय मानव केवल शिकार करता था। क्या करता था? शिकार और खाद्य संग्रह। यहाँ भी वही स्थिति थी मध्य पूरा पाषाण काल में, उच्च पूरा पाषाण काल में भी वही स्थिति थी लगभग। निम्न पूरा पाषाण काल की बात अगर की जाए तो इसका जो समय था वो 25 लाख वर्ष पूर्व से 25 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के 1 लाख वर्ष पूर्व तक, आज से 1 लाख वर्ष पूर्व तक इसकी स्थिति पाई जाती है। इसके जो स्थान पाए गए हैं, जैसे पाकिस्तान की सोहन घाटी, इसके स्थान कौन से हैं? पाकिस्तान की सोहन घाटी, भीमबेटका, नर्मदा घाटी, ठीक, ये कुछ क्षेत्र हैं उसके। और ये वही क्षेत्र हैं, पाकिस्तान का सोहन घाटी हो, भीमबेटका वाला क्षेत्र, नर्मदा घाटी, ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर गुफाएं भी थी, नदी भी था और जंगल भी था, क्योंकि इनके पास न घर थे, न कपड़े थे और ना पीने, कुआं खोदने का, कुआं तो आप देखते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद ही घेरदार कुएं खोदे जाने लगे, तब आदमी स्थिरवासी हुआ। लेकिन इनके पास कुछ भी नहीं था, तो इनको नदी पीने के लिए नदी पर नर्मदा घाटी में नदी मिल जाती। चूँकि यहाँ पर अगल बगल ऊंचे ऊंचे क्षेत्र हैं तो वहाँ पर गुफाएं भी खूब ठीक ठाक बन गई हैं नेचुरल। भीमबेटका में भी गुफाओं में ही इनके चित्र पाए गए हैं। तो यहाँ पर ये केवल शिकार करते थे, खाद्य संग्रह करते थे, क्योंकि भीमबेटका की गुफाओं में आप देखेंगे तो अनाज पर जीने वाले पक्षी के चित्र नहीं पाएंगे आप, क्योंकि वो अनाज पैदा ही नहीं करते थे तो अनाज के बारे में जानते नहीं थे, तो अनाज पर जीने वाले पक्षी भी वहाँ दिखाई नहीं देते थे। केवल शिकार कर, जिनका शिकार करके वो खाते थे उन्हीं के वही थे। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में निम्न पुरापाषाण स्थल में मिर्ज़ापुर का सिंगरौली कहाँ का है? मिर्ज़ापुर का। और इसके अलावा इलाहाबाद का, आज प्रयागराज हो गया है, इलाहाबाद का इलाहाबाद की बेलन घाटी, ठीक, सिंगरौली और बेलन घाटी, यहाँ पर निम्न पुरापाषाण काल के चीज़ें पाई गई हैं। ये है मिर्ज़ापुर में, ये बेलन घाटी में आप लोहंदा नाला से अस्थि निर्मित, इसी समय की अस्थि निर्मित
मातृ देवी की मूर्ति भी मिली है। कहाँ से? बेलन घाटी के लोहंदा नाला से। ये इलाहाबाद के पास है। ये है उत्तर प्रदेश की बात, सिंगरौली और इलाहाबाद। चूँकि इलाहाबाद का क्षेत्र भी आप देखेंगे तो इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर का क्षेत्र लगभग ऐसा ही है, थोड़ा ड्राई है, यानी ऐसा नहीं बरसात होती है और थोड़ी गर्मी भी होती है। वहाँ पर बहुत ठंडक के बिना कपड़े के भी रहा जा सकता है। ठंडक में भी उतनी ठंड नहीं होगी अगर आप गुफा में घुस जाइए। और नदियों का जाल है, गंगा यमुना सरस्वती देख ही रहे हैं। तो ये क्षेत्र कुल मिलाकर जंगली क्षेत्र है। मिर्ज़ापुर का क्षेत्र पूरा जंगल ही है। तो ये कुल मिलाकर के ऐसी स्थिति बनाते हैं कि आदमी बिना साधन के वहाँ जीवन यापन कर सकता है। जंगली क्षेत्र है तो शिकार भी मिल जाते थे। इसी वजह से यहाँ पर निम्न पुरापाषाण काल में स्थिति ये डेवलप हो पाई। इस समय जो हथियार थे, हथियार की बात की जाए तो हैंड एक्स, कौन कौन से हथियार थे इस समय? हैंड एक्स, क्लीवर, विदारडी, हैंड एक्स है या क्लीवर है, और एक वो गड़ासा है, खंडक या गड़ासा। ये तीन मेनली पाए गए हैं। और जो निम्न पुरापाषाण काल की स्थिति कमोवेश थोड़ा पहले थोड़ा बाद में पूरे विश्व में स्थिति है। अब आते हैं मध्य पुरापाषाण काल पे। पुरापाषाण काल ही है। मध्य पुरापाषाण काल का समय, अगर समय की बात की जाए तो ये पड़ता है करीब 1 लाख वर्ष पूर्व से 40,000 वर्ष पूर्व तक। कब है इसका समय? 1 लाख वर्ष पूर्व से 40,000 वर्ष पूर्व तक। ठीक, 1 लाख वर्ष पूर्व से 40,000 वर्ष पूर्व तक। इसके जो मुख्य क्षेत्र है वो नर्मदा घाटी और तुंगभद्रा। चूँकि यहाँ तक तो ये डेवलपमेंट था ही, ये नर्मदा घाटी में कंटिन्यू और दक्षिण भारत में तुंगभद्रा चूँकि ये भी इक्वेटर के आस और आप करीब जाएंगे, यहाँ भी गर्मी है। और दक्षिण भारत में थोड़ा डेवलपमेंट देर से हुआ, क्योंकि ये दक्षिण की तरफ से, अगर भारत की बात की जाए तो दक्षिण की तरफ से समुद्री होने की वजह से आदि मानव जो भी था, माइग्रेशन दक्षिण से नहीं हो सकता था, दक्षिण की तरफ से कुछ नहीं आ सकता था, इसको उत्तर से ही जाना था। तो वो डेप्थ जो मानव बसावट की जो डेप्थ थी वो थोड़ी बाद में यहाँ पहुँची, और मध्य पुरापाषाण काल में तुंगभद्रा तक भी मानव पहुँच गया था, क्योंकि वहाँ पर इसके पत्थर के औजार पाए गए। अब ये फ्लेक आधारित औजार का उपयोग करते थे। फ्लेक के, ये पत्थर के जो सल्क उतारते थे उससे ये थोड़ा और शार्प होता था, और जैसे कोई नुकीली चीज़ से या धारदार चीज़ से मार दीजिए तो उसकी चोट ज़्यादा लगती, किसी बिना धार वाली चीज़ से मारिए तो उससे चोट या कट कम लगता है, तो शिकार करने में उनको इससे आसानी होती थी। और उच्च पुरापाषाण काल में हम देखते हैं कि ये भीमबेटका स्थिति जो है, भीमबेटका तीनों काल में था। भीमबेटका में चित्र करीब 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले 500 गुफाओं के चित्र, 500 गुफाएं और 10 वर्ग किलोमीटर। भीमबेटका ये मध्य प्रदेश के पास रायसेन जिले में है, कि भोपाल के पास है। यहाँ पर हमने बताया कि भीमबेटका में जो चित्र पाए गए हैं ये शिकार करने वाले जानवरों के चित्र हैं, और यहाँ पर अनाज पर जीने वाले पक्षी नहीं पाए गए। इससे सिद्ध होता है कि अभी तक मानव खाद्य उत्पादन नहीं करता था, वो शिकार ही करता था। यहाँ तक शिकार करता था, यानी यहाँ पर शिकार प्लस खाद्य संग्रह, अभी तक शिकार और खाद्य संग्रह। लेकिन जब हम मध्यपाषाण काल में आते हैं, तो स्थिति थोड़ी बदलती है। मध्यपाषाण काल में देखते हैं कि
दो तो पहले से आ गए, दो पैसे इनके कौन कौन, शिकार और प्लस, हाँ इसका समय आप उच्च पुरा पाषाण काल का देख लीजिए। उच्च पुरा पाषाण काल का समय 40,000 पूर्व से 40,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक। ठीक। मध्य पाषाण काल की जो समय है ये 10,000 वर्ष पूर्व से 4,000 वर्ष पूर्व तक। ये अभी भी शिकार, दो पैसे पहले, शिकार और खाद्य संग्रह थी तो पहले से था, खाद्य संग्रह पहले से था। एक पैसा और जुड़ गया, पशुपालन। ये बहुत कम समय तक के लिए काल रहा और इसके जो मिर्ज़ापुर का लखैया, इसके जो साक्ष्य यूपी में अगर देखा जाए, यूपी में पाए गए तो मिर्ज़ापुर का लखैया, यहाँ 17 नरकंकाल पाए गए लखैया में, कई बार पूछा गया है। चौपा, और उसके बाद जो है इलाहाबाद का चौपानी मांडो, फेमस प्लेस है इलाहाबाद का चौपानी मांडो। इसके बाद सराय नहर राय, प्रतापगढ़ का सराय नहर राय, प्रतापगढ़ का महादहा और प्रतापगढ़ का दमदमा। यहाँ पर आप देखते हैं तो मध्य पाषाण काल के सारी चीज़ें पाई जाती हैं। यहाँ पर गर्त निवास, गर्त चूल्हे, युगल युग्म समाधान, ये दो चीज़ें महत्वपूर्ण चीज़ें मिली हैं दमदमा से। गर्त चूल्हे पाए गए हैं, युग्म समाधान यहाँ प्राप्त हुआ है। यहाँ की जो ये लिखैया है मिर्ज़ापुर का, चौपानी मांडो इलाहाबाद का, सराय नहर राय प्रतापगढ़ का, महादहा और दमदमा भी ये प्रतापगढ़ के हैं। इसके अलावा अगर भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में देखा जाए तो जो पशुपालन के साक्ष्य, सीधे पशुपालन, ये तो एक तरह से अस्थायी निवास के साक्ष्य मिल गए। जो पशुपालन के सीधे साक्ष्य जहाँ हमने लिखा है कि पशुपालन जुड़ गया, ये मध्य प्रदेश का आदमगढ़ और राजस्थान का बागोर। आदमगढ़ और बागोर, ठीक है, ये मध्य प्रदेश का है स्थान है, ये राजस्थान का बागोर। ये दो स्थान पर पाए गए हैं। यहाँ पर शिकार हो गया, खाद्य संग्रह हो गया और पशुपालन हो गया, तीनों चीज़ें करने लगे। और जो इनके हथियार थे वो और धारदार हो गए, उसमें धार आ गया, धार का आने का मतलब और नुकीला हो गया, और इसकी जो बनावट है वो और शार्प होती गई, सूक्ष्म होती गई। सूक्ष्म पाषाण का यूज ये करने लगे अभी, लेकिन इनको मेटल का ज्ञान कोई नहीं था, किसी चीज़ के हथियार का यूज इनके नहीं करते थे। इसके बाद आता है नवपाषाण काल। ये जो मध्य पाषाण काल है एक तरह से पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का एक संक्रमण फेज था। अब आते हैं नवपाषाण काल। ये 7,000 ईसा पूर्व से ये मान सकते हैं 3,000 ईसा पूर्व तक। 7,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक मान सकते हैं, लेकिन यहाँ देख रहे हैं 4,000 ईसा पूर्व तक ही चलता है। तो ये जो सभ्यता की एज है, जैसे एक बात दक्षिण भारत के संदर्भ में देखा जाए तो अगर नवपाषाण काल दक्षिण भारत के संदर्भ में है तो वो लगभग 1,000 ईसा पूर्व तक चलता रहा। हमने बताया ना कि दक्षिण भारत में दक्षिण की तरफ से, समुद्र की तरफ से माइग्रेशन हो नहीं सकता, इधर से ही धीरे धीरे पहुंचता था। तो आदमी जो गया सीख कम पाता था, उसको बाहर से फीड नहीं मिलती थी, फीड नहीं मिलता था तो सीखता कम था, तो वो उसकी जो जनरेशन है पिछड़ी रहती थी। जैसे आज भी देखिए दिल्ली की जनरेशन और बिहार के एक बहुत पिछड़े गांव की स्थिति देखिए, तो हो सकता है वहाँ बिजली ही ना पहुँची हो, भी टेलीविज़न ना, लोग ना, गांव में एक ही टेलीविज़न हो,
अभी भी ऐसे लोग मिल जाएं जो ट्रेन ही ना देखे हों, तो एक जनरेशन बहुत लंबा गैप हो जाता है। तो वो स्थिति यहाँ भी दिखती है कि अगर हम नवपाषाण काल की बात करें, अगर दक्षिण भारत के संदर्भ में बात करें, तो वो 1000 ईसा पूर्व तक चलता रहता है। यहाँ तो हमने 3000 ईसा पूर्व लिख दिया, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं 3000 या 3500 साल पहले से ही वो डेवलप होने शुरू हो गए थे। 3500 साल पहले ही वो डेवलप होने शुरू हो, 3000 ईसा पूर्व तक वो नगरीकरण की अवस्था में पहुंच गया था। तो नवपाषाण काल तो उसके पहले हुआ ना, क्योंकि नवपाषाण काल में तो जो था तो नगरीकरण था वो। इसको हम 3 भाग में बांट सकते हैं नवपाषाण काल को, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और उत्तर पूर्वी क्षेत्र। 3 भागों में बांटे। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र यानी कश्मीर का क्षेत्र, इसमें 2 स्थान महत्वपूर्ण हैं, गुफकराल और बुर्जहूम। ये झील के किनारे 2 स्थान थे। यहाँ पर ये लोग अनाज भी उपजाते थे, गर्तावास में रहते थे, गड्ढे के घरों में, चूँकि वहाँ ठंड बहुत पड़ती थी, तो ज़मीन के अंदर रहने में उनको कम कपड़े में भी काम चल जाता था। पत्थर के औजार और हड्डी के औजार भी पाए गए हैं। और हड्डी के औजार की बात की जाए तो बिहार में चिरांद में भी इस काल के बहुत सारे हड्डी के औजार पाए गए हैं और पत्थर के औजार नहीं पाए गए हैं। कारण कि अगर आप बिहार आज भी देखिए तो पटना में बालू दिखेगा, पटना के आसपास जो गंगा जी में बालू, तो पत्थर कम दिखते हैं वहाँ पे। चारों नदियों का जाल है, गाद है नदियों का, तो पत्थर कम दिखते हैं। तो वहाँ हड्डियों के औजार यूज कर रहे थे उस समय। लोग कितने एडवांस थे। बुर्जहूम में कुत्ते के साथ समाधान पाए गए हैं, कुत्ते के साथ समाधान। और यहाँ पर जौ आदि उपजाते थे यहाँ पर, ठीक, खेती भी करते थे। जौ राई यहाँ पर उपजाया जाता था बुर्जहूम और गुफकराल में। इसके बाद दक्षिणी क्षेत्र की बात करें तो ये गोदावरी के दक्षिण, यहाँ भी पाषाण पाए गए हैं और 1000 ईसा पूर्व के आसपास तक यहाँ चलता रहा। यहाँ पर अगर पिकली हल, कर्नाटक में पिकली हल एक स्थान है, पिकली हल, यहाँ पर पशुपालन के साक्ष्य जो मिले हैं, तो क्या करते थे कि उनके ढेर सारे मवेशी जो होते थे, इनको बाड़ा बना करके उसे बाड़े में बंद कर देते थे, तो गोबर करते थे। फिर शाम को आते थे चर और के, फिर शाम को बाड़े में बंद करते थे, फिर गोबर करते थे, तो गोबर का ढेर लग जाता था। फिर वो बाड़ा अलग बना लेते थे, वहाँ पर उसको रखते थे। फिर ये जब सूख जाता था इसका गोबर, उसको जला देते थे, तो वहाँ पर राख के ढेर पाए गए हैं, मतलब इस तरह से। और ये फिर जो है बांधने लायक हो जाता था। तो यहाँ पर पिगली खल में निवास और एस्टीले ये दोनों पाए गए हैं, ठीक। कभी आप पूछा गया पिकली हल में, कर्नाटक में है पिकली हल, यहाँ पर निवास पाए गए हैं और राख के टीले भी पाए गए हैं, ये कई बार पूछा गया है। इसके बाद उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो असम, मेघालय और गारो की पहाड़ियों में भी नवपाषाण युग के सूक्ष्म पाषाण पाए गए हैं, जिसको बाद तक वहाँ भी स्थिति ये थी कि वहाँ पर पूर्वोत्तर से इनको फीड मिल सकता था, लेकिन जो सभ्यता का केंद्र था पश्चिमोत्तर ही था, तो यहीं से सभ्यता, तो इसलिए यहाँ ऐसी इन सब जगहों पर जो रिमोट एरिया में थे, दक्षिण भारत का क्षेत्र है या पूर्वोत्तर का क्षेत्र है, यहाँ पर बाद के समय में भी जो सभ्यता का प्रकाश धीरे धीरे जाता था, तो जो सभ्यता यहाँ पर निकल चुकी होती थी वो वहाँ डेवलप हो रही होती है। जैसे दिल्ली में जो चीज़ें निकल चुकी होती हैं, जिससे हम आगे हो गए होते हैं, वो चीज़ें उत्तर प्रदेश या बिहार के किसी पीछे वाले गांव में जा कर के उस समय जो वहाँ 100 साल पहले या 50 साल पहले हुआ होगा, वो हो सकता है वहाँ जब डेवलप हो रहा हो, वहाँ के लोग उस स्थिति से गुजर रहे हों। कई जगह अभी चूल्हे पर खाना बनाते हुए मिल जाएंगे, तो वो पुराने, मतलब आज के 10,000 साल 8,000 साल पहले जो वहाँ होता था कि चूल्हे पर आग पे खाना बनाते थे, वैसी स्थिति आज भी मिल जाएगी गाँव में। तो ये गैप, जनरेशन गैप होता है, ये हमेशा बना रहता है। वही स्थिति यहाँ भी थी। असम, मेघालय, गारो पहाड़ियों में आप नवपाषाण युग का बहुत बाद तक पा सकते हैं, और जंगली क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में आज भी पा सकते हैं कि वो अपने पत्थर के औजारों पर ही जीवित हैं। हालांकि उनके मेटल के भले मिल गए हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी कुछ उनसे मिलता जुलता है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको मिल गई होंगी। और वीडियो अच्छा लगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।